दोस्तों, हरियाणा की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है मनीषा। मनीषा पेशे से एक शिक्षिका होती है। वो एक प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी। रोजाना की तरह मनीषा 11 अगस्त की सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन देर शाम हो जाती है। मनीषा घर नहीं पहुंचती है, जिससे उसके परिजन परेशान हो जाते हैं। मनीषा के पिता उसको ढूंढने के लिए स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी बेटी का कहीं कोई अता पता नहीं चलता है। अब उसके बाद मजबूरन मनीषा के पिता अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है, लेकिन वही 13 तारीख की सुबह एक इलाके में डेड बॉडी मिलती है। पुलिस मनीषा के पिता को सूचना देती है। अब परिजन पहुंच जाते हैं घटना स्थल पर, लेकिन जैसे ही वो लोग डेड बॉडी को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो किसी और की डेड बॉडी नहीं होती है, बल्कि मनीषा की ही डेड बॉडी होती है। जिस तरीका से मनीषा की डेड बॉडी वहां पर पाई जाती है, उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से बुरी तरह से इसे मारा है। उसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। लोग डिमांड करने लगते हैं कि आरोपी जो कोई भी हो, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे सजा दी जाए। लेकिन अब तक मनीषा के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग बहुत गुस्सा है। पूरे हरियाणा के लोग सड़क पर उतर आए हैं, मनीषा को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मनीषा की पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है हरियाणा राज्य के भिवानी जिला के लोहारू थाना क्षेत्र के ढानी लक्ष्मण गांव की। उसी ढानी लक्ष्मण गांव में एक 19 वर्षीय लड़की रहा करती थी, जो पेशे से शिक्षिका होती है। वो सिंघानी के एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी बच्चों को। आज से लगभग 1.5 महीने पहले ही वो ड्यूटी ज्वाइन की हुई थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। मनीषा की जिंदगी में हर चीज अच्छा चल रहा होता है। मनीषा 11 तारीख को रोजाना की तरह अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए। वो स्कूल पहुंचती है सिंघानी के, वहां पर बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। अब उस दौरान मनीषा लगभग 11:30 बजे के करीब अपने पिता को फोन करती है। मनीषा के पिता का नाम संजय होता है। मनीषा अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं जाऊंगी आइडियल कॉलेज। वहां पर बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अगर मिल रहा होगा तो मैं फॉर्म ले लूंगी, मुझे एडमिशन कराना है। इस तरह से मनीषा अपने पिता से बात करती है। अब उसके बाद लगभग 1:58 में मनीषा स्कूल से निकलती है और सिंघानी के ही आइडियल कॉलेज पहुंच जाती है एडमिशन के लिए। वहां पर जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। मनीषा घर नहीं पहुंचती है। अब जो मनीषा के घर के लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। घर वाले फोन करते हैं मनीषा को, लेकिन मनीषा फोन नहीं उठाती है। अब जो मनीषा के परिवार वाले होते हैं उसके पिता को फोन करते हैं। मनीषा के पिता उस दिन लोहारू में काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही मनीषा के पिता को पता चलता है कि मनीषा घर नहीं पहुंची है, वो भी परेशान हो जाते हैं। वो भी मनीषा को फोन करते हैं, लेकिन मनीषा का फोन बंद बता रहा होता है, जिसकी वजह से पिता और परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। अब शाम के 6:30 बजे के करीब मनीषा के पिता के पास मनीषा का फोन आता है। अब जैसे वो फोन देखते हैं, वो उठाने ही वाले होते हैं कि फोन उधर से कट हो जाती है। अब इधर से मनीषा के पिता कॉल बैक करते हैं, लेकिन उस दौरान मनीषा का फोन स्विच ऑफ बता रहा होता है। मनीषा के पिता के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे होते हैं कि आखिर मनीषा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, उनकी बेटी किसी परेशानी में तो नहीं है। अब जो मनीषा के पिता होते हैं, शाम के करीब 7 बजे लास्ट बस पकड़कर वो सिंघानी पहुंच जाते हैं लोहारू से। वहां पहुंचने के बाद वो आइडियल कॉलेज जाते हैं। वहां पर पता करते हैं अपनी बेटी के बारे में, लेकिन उनकी बेटी का कोई पता नहीं चलता है। वो अपनी बेटी को ढूंढते हैं आजू बाजू में, लेकिन उनकी बेटी कहीं नहीं दिखती है।
है। अब उसके बाद जो मनीषा के पिता होते हैं, जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाने जाती थी, उस स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, आप ज़रा स्कूल आइए, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना है। अब जो मनीषा जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहाँ के प्रिंसिपल स्कूल पहुँचते हैं, मनीषा के पिता स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल साहब सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। वहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि मनीषा स्कूल आई हुई थी, पढ़ाती है बच्चों को। उसके बाद वो 1:58 में स्कूल से बाहर निकलती है। अब उसके बाद जो मनीषा के पिता होते हैं और परेशान हो जाते हैं। मनीषा के पिता अपने घर पर फ़ोन करते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं। तब जो मनीषा के दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि अगर बेटी नहीं मिल रही है तो तुम पुलिस को सूचना कर दो। अब उस दौरान मनीषा के पिता 112 नंबर पर फ़ोन करते हैं। अब उसके ठीक 10 से 15 मिनट के बाद उस इलाके में मेन रोड पर पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, लेकिन वहां पर मनीषा के पिता दिखाई नहीं देते हैं। अब जो पुलिस होती है मनीषा के पिता को फ़ोन करती है और कहती है कि आप कहां पर हैं। तब जाकर मनीषा के पिता कहते हैं कि आप मेन रोड पर ही रुकिए, मैं थोड़ा अंदर स्कूल में आया हूं, मैं भी पहुंचता हूं। उसके बाद मनीषा के पिता मेन रोड पर पहुंचते हैं, पुलिस की गाड़ी वहां पर होती है। तब जाकर पुलिस पूछती है मनीषा के पिता से कि बताइए बात क्या है, क्या परेशानी है आपको। तब जाकर मनीषा के पिता संजय कहते हैं कि दरअसल मेरी बेटी आई हुई थी आइडियल कॉलेज एडमिशन के लिए, लेकिन तब से मेरी बेटी गायब है, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है और उसका फ़ोन भी बंद बता रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। जब वो इतना कहते हैं तो पुलिसकर्मी कहते हैं कि इसमें घबराने की क्या बात है, चली गई होगी, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन के बाद वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर घर आ जाएगी। जब इतना मनीषा के पिता सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि सर मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया हूँ, हो सके तो आप मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ ऐसा बात मत कहिए। अब जो पुलिस की टीम होती है अपनी गाड़ी में मनीषा के पिता को बैठाते हैं और आइडियल कॉलेज पहुंच जाते हैं। आइडियल कॉलेज पहुंचते हैं, वहां पर 2 गेट होता है, एक बड़ा और एक छोटा। छोटे वाले गेट से वो लोग अंदर जाते हैं। अब जब अंदर जाते हैं तो मेन गेट के पास ही 3 स्टाफ बैठे हुए थे। 3 में से जो 2 होते हैं वो शराब पिया हुआ था, बाकी एक थोड़ा ठीक लग रहा था। अब पुलिस वहां पर पूछताछ करती है तो स्टाफ कहते हैं कि नहीं, इस तरह की लड़की कॉलेज नहीं आई है और हमारा कॉलेज 1 बजे ही बंद हो चुका है, तो अभी हम सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखा सकते हैं और प्रिंसिपल साहब भी नहीं हैं। अब जो पुलिस की टीम होती है वहाँ पर उन लोगों से हंस हंस कर बात करती है, हाथ मिलाते हैं, पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, घर आकर अच्छे से बातचीत करते हैं। ऐसा लग रहा था कि पुलिस उन लोगों को अच्छे से जानती है। अब उसके बाद मनीषा के पापा पुलिस के साथ कॉलेज से बाहर निकल जाती हैं। अब उसके बाद पुलिस ही सलाह देती है कि देखिए आप ऐसा कीजिए, लोहारू थाने में जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाइए। अब उसके बाद जो मनीषा के पिता होते हैं प्रिंसिपल साहब से मिलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल साहब को कहते हैं कि आप मुझे लोहारू थाने छोड़ दीजिए। अब प्रिंसिपल साहब अपनी गाड़ी में बैठाकर मनीषा के पिता को लोहारू थाने लेकर जाते हैं। वहां लेकर जाने के बाद थाने के बाहर से ही मनीषा के पिता सबसे पहले अपने घर पर फोन करते हैं और परिवार वालों से सलाह लेते हैं और पूछते हैं कि क्या करें, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दें। तब जाकर मनीषा के दादाजी कहते हैं कि छोड़ दो, अभी रात बहुत ज़्यादा हो गई है, कल जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसके बाद फिर मनीषा के पिता प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि सर मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। अब प्रिंसिपल साहब मनीषा के पिता को उनके घर छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता है। अब आ जाता है 12 तारीख। 12 तारीख की सुबह मनीषा के परिवार वाले जाते हैं नज़दीकी थाने लोहारू में। लोहारू में जाकर पहले तो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को कहते हैं। पुलिसकर्मी कहते हैं कि आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, पहले आप एप्लीकेशन दीजिए। उसके बाद मनीषा के पिता एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ पर जमा करते हैं। उसके बाद मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि आप फिक्र रहिए, हम छानबीन कर रहे हैं, जैसे ही आपकी बेटी का कोई पता चलता है हम आपको सूचना कर देंगे। मनीषा के परिजन घर आ जाते हैं। उसके बाद जो पुलिसकर्मी होते हैं चले जाते हैं आइडियल कॉलेज। आइडियल कॉलेज जाते हैं वहाँ की सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करने के लिए। लेकिन जैसे ही पुलिसकर्मी आइडियल कॉलेज जाते हैं वहाँ के स्टाफ कहते हैं कि देखिए हम अभी आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते हैं, प्रिंसिपल साहब आज नहीं आए हैं, आप कल आ जाइए। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब जैसे ही आते हैं 11
11 बजे के करीब आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाएगा। पुलिसकर्मी लौट कर आ जाती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। 13 तारीख की सुबह लोहारू थाने में सिंघानी क्षेत्र से एक व्यक्ति फोन करती है और बताते हैं कि सर, नहर के पास खेत में एक डेड बॉडी मिली है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाइए। अब जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस सबसे पहले मनीषा के पिता को फोन कर बताती है कि ऐसा ऐसा मामला है, सिंघानी के नहर के खेत के पास एक डेड बॉडी मिली है, आप जाकर देख लीजिए, कहीं वो आपकी बेटी की डेड बॉडी तो नहीं है, पहचान कर लीजिए। अब उसी वक्त मनीषा के पिता थाने पहुंचती है। थाने से पुलिस के गाड़ी में ही वो बैठकर चले जाते हैं सिंघानी उस घटना स्थल पर। अब जैसे ही मनीषा के पिता डेड बॉडी को देखते हैं, चेहरे से तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन मनीषा के पिता मनीषा के पहने हुए कपड़े को देखकर पहचान लेते हैं कि ये उन्हीं की बेटी है और कबूल कर लेते हैं कि सर, ये मेरी ही बेटी मनीषा है। वहीं पर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही पूरे लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा थी। दूर दूर से लोग वहाँ पर आकर भीड़ लगाए हुए थे और डेड बॉडी देखने के बाद सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि जिस अवस्था में डेड बॉडी थी, गला कटा हुआ था, उसके दोनों आंख गायब थे, चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था, जिससे लोगों में एकदम गुस्सा छा जाता है। पुलिस तो पहले मनीषा की डेड बॉडी को वहां से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे यह न्यूज पूरे हरियाणा में आग की तरफ वायरल हो जाती है। दूर दूर से रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाते हैं मनीषा के पिता का इंटरव्यू लेने के लिए। अब इंटरव्यू के दौरान मनीषा के पिता बताते हैं कि आज मेरी बेटी मेरे पास जिंदा सही सलामत होती, अगर 11 तारीख को जब मैंने 112 पर फ़ोन किया था, पुलिस जब आई थी कॉलेज के पास और जब मैंने पुलिस से मदद मांगी थी, तब पुलिस ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन के बाद शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी। इतना कहते हुए मनीषा के पिता रिपोर्टर से कहते हैं कि इसमें सरासर गलती प्रशासन की है, अगर प्रशासन उस दिन मेरी मदद करती तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती, जिंदा होती, सही सलामत होती। यह जो इंटरव्यू मनीषा के पिता रिपोर्टर को देते हैं, अब जो रिपोर्टर होते हैं इस न्यूज को सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। जब लोग तक यह न्यूज पहुंचती है, हरियाणा के सभी लोग जब इस न्यूज को सुनते हैं, सभी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। अब उस इलाके के दूर दूर के जितने भी लोग होते हैं, सब मनीषा के घर पहुंचते हैं, सभी मनीषा के परिवार को सपोर्ट करते हैं और सभी धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और कहते हैं कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक हम मनीषा के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम डेड बॉडी लेंगे ही नहीं। अब इस तरह से लोग वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाते हैं। बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं वहां पर मनीषा के परिवार को सपोर्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए और प्रशासन से मांग करने के लिए कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। वहीं पर मनीषा की एक दोस्त आती है, पिंकी, जो कि मनीषा के साथ +2 में पढ़ी हुई थी। क्लास +2 में मनीषा और उसकी दोस्त पिंकी साथ में थी। अब उससे जब रिपोर्टर पूछते हैं कि आप बताइए मनीषा का नेचर कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, तब जाकर मनीषा की दोस्त पिंकी बताती है कि मनीषा की जैसी लड़की पूरे क्लासरूम में कोई नहीं था। मनीषा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, किसी से ज़्यादा दोस्ती यारी नहीं, किसी से ज़्यादा मस्ती नहीं, वो मतलब से ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती थी। और रही बात लड़कों से, तो लड़कों से वो बहुत दूर रहा करती थी, कोई भी लड़का उसका दोस्त नहीं था। मनीषा पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थी। जब हम पीछे बेंच में बैठा करते थे, थोड़ा शोर मचाते, हल्ला चिल्ला करते, तब भी मनीषा को कोई एतराज नहीं होता था। कभी हम लोगों से उसने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की। मनीषा बहुत अच्छी लड़की थी। और जो प्रशासन ने कहा है कि मनीषा किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 2 दिन के बाद शादी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी, इस पर उसकी दोस्त कहती है कि प्रशासन को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्रशासन का काम था मनीषा को ढूंढना, छानबीन करना, ना कि उसके पिता को इस तरह की बातें सुनाना। प्रशासन ने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है। अब लोग इस बात के लिए भी डिमांड करने लगते हैं कि जितने भी प्रशासन इस तरह की बातें कहते हैं उन सभी को सस्पेंड किया जाए। पब्लिक के मांग के तहत ही जितने भी प्रशासन होते हैं सभी को सस्पेंड भी कर दिया जाता है। जब रिपोर्टर पिंकी से पूछते हैं कि अभी तो प्रशासन को भी सस्पेंड कर दिया गया है,
जितने भी ऑफिसर थे जिन्होंने लापरवाही की थी इस केस में, सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अभी दूसरे एसपी को यहाँ पर बुलाया गया है। तब जाकर पिंकी कहती है कि सस्पेंड करने से क्या होता है, आज सस्पेंड हो गए हैं, 6 महीना साल भर बाद सबको नौकरी मिल जाएगी, नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सभी को नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस तरह की बात मनीषा की दोस्त कहती है। अब उसके बाद मनीषा का पोस्टमार्टम भी हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी मनीषा हत्याकांड में कोई भी ऐसा खुलासा नहीं हो पा रहा था। हालांकि पुलिस अपना काम लगातार कर रही थी, लेकिन कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रही थी, जिससे पब्लिक का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर बढ़ता चला जा रहा था। लोगों में आक्रोश का माहौल था। धीरे धीरे करके यह मामला पूरे हरियाणा में फैल जाता है। हरियाणा के दूर दूर से अलग अलग जिले से लोग आकर वहां पर भीड़ इकट्ठा कर देते हैं, धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और सभी लोगों की एक ही मांग होती है कि जल्द से जल्द मनीषा को इंसाफ दिया जाए, जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अब इसी बीच पुलिस कहती है कि मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम होने जा रहा है। जब तक दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते हैं। यह सारा आश्वासन पुलिस लोगों को देती है। मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सरकारी अस्पताल में होता है, लेकिन जब मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम कराया जाता है, मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक के पीजीआई में होता है। दूसरा पोस्टमार्टम होने के बाद अब पुलिसकर्मी मनीषा के दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। कुछ इंतजार करने के बाद दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आ जाती है। उसके बाद उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पुलिसकर्मी मनीषा के परिजन से मिलते हैं। तब जाकर पुलिसकर्मी मनीषा के परिजन को बताते हैं कि दरअसल आपकी बेटी को किसी ने नहीं मारा है, आपकी बेटी ने खुद अपनी जान दी है। दरअसल आपकी बेटी का एक सीसीटीवी फोटो हमने देखा है छानबीन के दौरान। उस दौरान हमने देखा कि मनीषा एक कीटनाशक बेचने वाले की दुकान में गई थी। वहां से मनीषा ने 600 रुपया में एक कीटनाशक स्प्रे खरीदा। 600 रुपये पे करने के बाद मनीषा ने वहां के रजिस्टर पर अपना साइन भी किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह पाया गया है कि मनीषा के शरीर में कीटनाशक के अंश मौजूद थे और इसके साथ ही साथ मनीषा के डेड बॉडी के पास से हमें एक नोट भी मिला था, जिसमें यह लिखा था कि उसने अपनी जान खुद दी है। वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, माँ बाप की तरफ से उसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। माँ बाप ने उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है, लेकिन अब वो अपनी जान अपनी मर्जी से देने जा रही है। इस तरह का नोट भी मनीषा के डेड बॉडी के पास से बरामद हुआ है। जब मनीषा के परिजन इतना सुनते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है। अब वो लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो लोग सवाल करते हैं कि जब मनीषा के डेड बॉडी के पास से ही आपको यह नोट मिला तो आप लोगों ने पहले ही क्यों नहीं बताया। तब जाकर पुलिस कहती है कि दरअसल हम मामले की अच्छे से छानबीन करना चाहते थे, जांच करना चाहते थे, इस वजह से हमने किसी को भी इस नोट के बारे में नहीं बताया। लेकिन फिर भी इस बात को मनीषा के परिजन, गांव के लोग और जितने भी हरियाणा के पब्लिक होते हैं वो लोग नहीं मानते हैं। उनका जो प्रदर्शन होता है वो जारी रहता है। सड़कों पर ऐसे ही लोग जाम लगाए रहते हैं और सबों की एक ही मांग होती है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। जब पुलिसकर्मी देखते हैं कि यह मामला शांत नहीं हो रहा है, तब जाकर पुलिस मनीषा के परिजन को समझाने के लिए अब उसी के गाँव के कमेटी मेंबर को लेकर सोमवार की रात को मनीषा के परिजन से मिलते हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर मनीषा के पिता होते हैं। तब वहीं पर पुलिसकर्मी और गांव की कमेटी के लोग मिलकर मनीषा के पिता को समझाते हैं कि देखिए आपकी बेटी ने अपनी जान खुद ली है, उसने कीटनाशक खाकर जान ली है और यह सब जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ गलत हुआ है, किसी ने दुष्कर्म किया है, तो यह सब गलत है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब इस बात को वहीं पर मनीषा के पिता मान लेते हैं। उसके बाद पुलिस के द्वारा एक वीडियो बनाया जाता है जिसमें कि मनीषा के पिता कहते हैं कि पुलिस ने जो कुछ भी कहा है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और हम अपनी बेटी की अगले ही दिन अंतिम संस्कार कर देंगे। इतना वीडियो शूट होता है और उस वीडियो को पुलिस अधिकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। धीरे धीरे करके वह वीडियो वायरल हो जाता है। अब जितने उस इलाके की जनता देखती है वीडियो को, सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
सभी तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। अब उसके अगले ही दिन सभी पब्लिक मनीषा के पिता से मिलती है, उनसे पूछताछ करती है। अब पूछताछ करने के दौरान मनीषा के पिता बताते हैं कि दरअसल मुझ पर दबाव बनाया गया था पुलिस अधिकारी के द्वारा और गांव के कमेटी के द्वारा, तभी मैंने इस वीडियो को शूट किया है। अब इतना सुनने के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है, सभी धरना पर बैठ जाते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाती है। कई जिलों के लोग वहां पर आ जाते हैं और सभी की एक ही मांग होती है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर मामला को दबाया जा रहा है और खास तौर पर जो गांव की कमेटी है वो भी बिक चुकी है। इस तरह से लोग मीडिया में बातचीत कर रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि अब इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब यह आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं था। लोगों की बस एक ही मांग थी कि बस अब मनीषा हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वो लोग बस अब एक ही मांग कर रहे थे। अब 19 अगस्त मंगलवार की रात हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा एक ऐलान किया गया कि मनीषा हत्याकांड में सीबीआई जांच करेगी। इस मामले में पूरा न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, यह मामला पूरा गरमाया हुआ है। अब धीरे धीरे, पहले तो ये सिर्फ हरियाणा न्यूज चैनल पर ही आ रही थी और छोटे छोटे यूट्यूबर इस वीडियो पर बात कर रहे थे इस घटना पर, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये नेशनल न्यूज बन गया है। बड़े बड़े न्यूज चैनल पर अब इस घटना को दिखाया जा रहा है, इस न्यूज को बताया जा रहा है। दोस्तों, इस मामले में अब आपकी क्या राय है? क्या मनीषा ने अपनी जान खुद ली है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने उसको बेरहमी से मारा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।